जैसे कि छींक भी आ गई तो मर सकते हैं, इसलिए दूर दूर बैठो हैं, सही में। इसलिए हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। और अगर आपको छींक आ रही है तो आप लोग जो है, क्योंकि सरकार के पास डेटा फील्ड स्तर से बहुत बाद में जाता है। जब बहुत सारे अनसेंट लोग मरेंगे ना, तब पता चलेगा यार गड़बड़ क्या हो रही, फिर पता चलेगा ये, पता चला कि एक की शुरुआत इधर से नहीं हो जाए। खास ध्यान रखो बेटे, लापरवाही नहीं। छींक आती है तो मास्क लगा के और रुमाल बांधो। मास्क इंपॉर्टेंट है, मास्क बांधो, रुमाल बांधो। अगर किसी को छींकें आ रही है तो, पड़ोसी को आ रही है तो भी तो अपने को हो सकता है। नॉर्मल जुकाम ही तो है, कोरोना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जुकाम की तरह ही है फैल। तो हमने कल पढ़ लिया था, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। मैं तुमको अगर 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा जो तो तुमको आएंगे नहीं। अब हम थोड़े से, अभी तक हमने कुछ पढ़ा क्या? अभी तो हमने कुछ पढ़ा भी नहीं बच्चों। क्वेश्चन आएंगे भी नहीं। तुम्हारे टेस्ट कब है सबसे पहले तो? किसने कहा? संडे को टेस्ट है क्या? अबे यार हैं, मैंने तो ऐसे वैसे कुछ नहीं, मैंने कहा यहाँ 15 दिन में होता है आजकल, पहले 7 दिन में होता था। इम्पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल तो है। टेस्ट होने में कौन सी बड़ी बात है? 10 साल तक तो रॉयल में हर संडे को टेस्ट हुआ। पॉसिबल तो है, लेकिन हर संडे को टेस्ट लेना ठीक नहीं। क्या बात कर रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं ये चीज। तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग में हमने कल जो चीजें पढ़ी थी वही इस तरीके से थी, सेम टू सेम। कि ट्रेनिंग का मेन जो आपका ऑब्जेक्ट था वो प्लांट को प्रॉपर शेप देने का है, शेप और फ्रेमवर्क या फिर आपका स्ट्रक्चर। 3 तरीके के ट्रेनिंग के मेथड थे। एक था सेंट्रल लीडर सिस्टम, एक था ओपन सेंटर सिस्टम, और एक था मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। इनमें से जिसमें ब्रांचेस जो है स्ट्रक्चरली वीक रहती है वो आपका ओपन सेंटर सिस्टम, और मोस्ट वाइडली एडेप्टेड सिस्टम है आपका मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। उससे पहले हमने इस तरीके से जो मेथड्स पढ़े थे प्लांटिंग, वो तुमको याद रहे होंगे। मैं तुमको 3 क्वेश्चन पूछता हूँ कोई से भी। जैसे प्लांटिंग के सिस्टम में हम बात करें तो सबसे मोस्टली एडेप्टेड सिस्टम कौन सा है? पॉपुलर स्क्वायर सिस्टम। हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लांट किस विधि में लगते हैं? हेक्सागोनल। डबल नंबर ऑफ प्लांट किस में लगते हैं? क्वीन कंक्स के अंदर लगते हैं। और हिली रीजन में कौन सी फेमस है? कंटूर सिस्टम। हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए कौन सी है? हेक्सागोनल सिस्टम है। ऐसा हमें बेसिक ध्यान रखना है। अब कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम होते हैं। ट्रेनिंग की बात हो रही अभी तक, ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के जो स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम के अंदर सबसे पहले कुछ अंगूर के अंदर है, तो ग्रेप्स के अंदर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेनिंग के मेथड होते हैं। बहुत इजी इजी है, उनमें से लोड लेने जैसा तो एक भी नहीं है। एक है जिसे कहते हैं हेड सिस्टम। अब हेड सिस्टम कुछ नहीं होता है। हेड सिस्टम का मतलब प्लांट आपने लगा दिया, स्टार्टिंग में उसको ग्रो होने दो, अच्छा खासा बड़ा होने दो, साइड में कोई भी ब्रांच उसकी जो है मत उसकी होने दो, साइड में किसी भी ब्रांच को अलाउ मत करो, साइड वाली ब्रांच को हटा दो और प्लांट के बस मेन स्टेम। क्योंकि अंगूर का पौधा तो एक वाइन होती है, बेल होती है, तो उसको स्टार्टिंग में कोई भी हेल्प दे दो, सहारे की जरूरत पड़े कोई दिक्कत, फिर उसको अपने आप जो है प्लांट के ऊपर ही ऊपर से कुछ एक ब्रांच आपको ऐसे अलाउ करनी है, ताकि प्लांट एक बुशी शेप के अंदर आ जाता है। तो हेड के ऊपर ब्रांच अलाउ कर रहे हैं, इसलिए इसको हेड सिस्टम कहते हैं। ये हाइट कितनी भी रह सकती है, एग्जाम में अप टू 90 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर तक ये हाइट रह सकती है। फिर इन ब्रांचेस के ऊपर अंगूर के गुच्छे लटकते हैं। ये जो बंच दिख रहे हैं आप लोग, ये ग्रेप के बंचेस हैं ऐसे। ये सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम है, सिंपलेस्ट सबसे चीपेस्ट सिस्टम है, यानी कि सबसे सस्ता है। और ये जो लो ग्रोइंग वेराइटी, लो यील्डिंग वेराइटीज होती है, जिसमें कम उत्पादन होता है, ये पुराना सिस्टम है हेड सिस्टम। क्वेश्चन है हेड सिस्टम क्या है, तो ग्रेप के अंदर ट्रेनिंग सिस्टम है। ट्रेनिंग सिस्टम की हम लोग अभी बात कर रहे हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सिस्टम है उसे हम लोग कुछ नहीं कहते हैं,
नेक्स्ट सिस्टम को हम लोग कहते हैं आपका 4 केन सिस्टम। क्या कहते हैं? 4 केन सिस्टम। 4 केन सिस्टम। 4 केन सिस्टम जो होता है उसको हम बहुत बार और किस नाम से जानते हैं उस सिस्टम को? इस सिस्टम को हम लोग है क्या? इसको हम लोग निफिन सिस्टम भी कहते हैं बच्चों, निफिन। ये निफिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विलियम निफिन ने जो है इसकी खोज की थी। विलियम निफिन, वो एग्जाम में नहीं आता, निफिन सिस्टम तो एग्जाम में आ जाएगा, तो भी दिक्कत नहीं। 4 केन का मतलब 4 ब्रांचेस। एक साल पुरानी जो ब्रांच होती है उसको केन कहते हैं। तो जैसे ये एक पोल है, बोलो ये है एक पोल, ये है दूसरा पोल, और ये है तीसरा पोल। पोल का मतलब होते हैं खंबे। तो आपने खेत में खंबे लगा दिए ऐसे। ग्रेप को लगाते हैं 3 into 3 मीटर पर, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 3 into 3 मीटर, और रो टू रो डिस्टेंस भी 3 into 3 मीटर। तो आपने एक लाइन तो ये है, फिर से एक लाइन ये, जैसे मैं हूं एक खंबा, अब मेरे ऊपर ये तार बंधे ऐसे ऐसे तार बंध रखे, वायर जो है स्ट्रेच कर दिया हमने। इस तरीके से आप लोगों ने वायर बांध रखे हैं ऐसे। अच्छी बात है, वायर बांध दी। अब आपने प्लांट लगाने, ये अब है प्लांट, ये प्लांट और ये भी है प्लांट। इस प्लांट की एक ब्रांच को इधर अलाउ करते हैं, एक ब्रांच को इधर, एक ब्रांच को इधर करते हैं, एक ब्रांच को इधर अलाउ करते हैं। इसी तरीके से इसके ऊपर भी एक ब्रांच को इधर, तो 4 केन हो गई, तो इसको 4 केन सिस्टम कह रहे हैं। तो अब ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक जो है ये आगे बढ़ेगी, मजबूत हो जाएगी और बहुत यूं घनी हो जाती है। ऐसे नहीं, ये यूं दिखता है कि यूं बहुत अच्छा प्लांट आपको दिखेगा। फिर अंगूर के गुच्छे आप कैसे लटकेंगे, ये लो, है कि नहीं? तो अंगूर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। निफिन सिस्टम भी खूब फेमस। क्वेश्चन ये आता है कि निफिन सिस्टम है क्या, तो ये ट्रेनिंग सिस्टम है ग्रेप के अंदर। ऐसा क्वेश्चन प्री पीजी में आया, ठीक है ना, कि भाई निफिन सिस्टम है क्या? तो निफिन सिस्टम एक ट्रेनिंग सिस्टम है, प्रोनिंग का सिस्टम नहीं। तो ऐसे एक ब्रांच, ऐसे एक ब्रांच यहां से निकल रही थी, ये ब्रांच हो गया, ये प्लांट हो गया और वो पोल हो गया इस तरीके से। तो ये क्या, इसमें जो मीडियम टाइप, मीडियम विग्रस वेराइटीज जो होती है, जो मीडियम टाइप का उत्पादन होता है, उनके लिए जनरली करते हैं। इसी तरीके से एक सिस्टम और है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 3 into 3 होता है। पोल टू पोल डिस्टेंस तो 15 फीट भी हो सकता है, 20 फीट भी हो सकता है। ये मैंने प्लांट समझाने के लिए लगाया। अगर पोल से पोल का डिस्टेंस 10 फीट है, ठीक है, तो हो सकता है कि इसके अंदर आप जो है, या फिर 20 फीट है, तो दो पोल के बीच में एक से ज्यादा पौधे भी आ सकते, एक से अधिक पौधे लगाओ, क्या दिक्कत है? एंड 3 into 3 मीटर का मतलब लगभग 10 फीट हो गया, तो 10 into 10 फीट पे पौधे लग जाएंगे। और पोल को आप 15 फीट पे लगाओ, 20 फीट पे लगाओ, अकॉर्डिंग टू ये। ऐसा कोई फिक्स नहीं भी इतना लगाओ, और ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं ऐसा। अब ये एक सिस्टम और है जिसको हम लोग कहते हैं ओवरहेड ट्रेलिस सिस्टम। क्या कहते हैं? ओवरहेड ट्रेलिस सिस्टम। इस तरीके से कुछ नहीं होता है, बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं सारी की सारी, बस एक बार आपकी नजर के सामने से आनी चाहिए। बोलो टेलीफोन सिस्टम, इसी को हम टेलीफोन सिस्टम भी कहते हैं। अब टेलीफोन सिस्टम में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। देखो ऐसे, टेलीफोन के खंबे तो तुमने, बोलो ये है एक खंबा, ये भी क्या है? ये भी एक खंबा, ये तीनों पोल हो गए, ये भी पोल, ये भी पोल, ये भी पोल। खंबे टेलीफोन के तुमने देखे होंगे ऊपर से, ये जैसे मैं खंबा, इसके ऊपर ये एंगल ऐसे, इस तरीके से ये है आपके एंगल। इस तरीके से पोल के ऊपर रहती है एंगल ऐसे। तो ये हमने जो है इस तरीके से एंगल लगा दी। और अब एंगल के अंदर होते हैं छेद, इसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं, उन छेद में से हम लोग जो है वायर स्ट्रेच करते हैं। तो हमने क्या करा, ये तार बांध दिए पूरे के ऊपर इस तरीके से, जैसे टेलीफोन के जो होते हैं इस तरीके से आपने ये आपको बना दी स्ट्रक्चर। अच्छे तरीके से आपका स्ट्रक्चर तैयार है। अब आप लोग प्लांट लगा सकते हो पूरे खेत में इस तरीके से लंबी लंबी लाइनों में। ये प्लांट है। अब इस प्लांट के ऊपर जो ब्रांच है उसको आपको इस ट्रेलिस के ऊपर, इन वायर के ऊपर आपको ऐसे स्ट्रेच करना है। इसकी हाइट कोई फिक्स नहीं है कि भाई इतनी हाइट रखते हैं। आप लोग 90 सेंटीमीटर के आसपास, 80-90 सेंटीमीटर हाइट रख सकते हैं इसकी। तो ये इस तरीके से अंगूर के गुच्छे फिर लटकेंगे नीचे। मैं हूं खंबा, ये इस तरीके से पोल है ठेक तक। पहले वाली में क्या था? पहले वाली में ऐसे था, पहले वाली में ऐसे था, इस बार ऐसे है। तो इस तरीके से जो है ये स्ट्रक्चर है। इसको 6 केन सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 6 केन सिस्टम।
ये तो टेलीफोन सिस्टम, ओवरहेड रिलीज सिस्टम, ये भी एक ट्रेनिंग का सिस्टम है। क्या है? ट्रेनिंग। तो ये तीन तो है कॉमन और एक थोड़ा खास। एक तो ये तो सभी आम है और एक खास, उसे हम लोग कहते हैं बावर सिस्टम। बावर सिस्टम, उसी को हम कहते हैं परगोला सिस्टम, उसी को कहते हैं आर्बोर सिस्टम, और उसी को हम लोग कहते हैं पंडाल सिस्टम। तुम लोग कभी जीमने में गए हो तो उसमें जो टेंट लगा के हम लोग पंडाल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो इसी तरीके से पूरे खेत को हम पंडाल बना देते हैं। खेत को पंडाल कैसे बना दिया हमने? अब उसका तो कोई फोटो बनने से रहा। पूरे अभी जो मेथड थे उसमें तो फिर भी जगह खाली थी। एक पोल, ये यहाँ पे ये लाइन लगी, फिर थोड़ी जगह ऊपर से भी खाली, फिर आपका वापस लाइन है, उसके अंदर फिर से उसी तरीके से, तो बीच में जगह थी। अभी वाले में पूरे खेत के ऊपर ही हम लोग क्या करेंगे? पंडाल से आप लोग पूरे पे आप लोग एक तरीके से वायर बांधोगे। ये लो, ये पूरा खेत है। क्या है? इस खेत के ऊपर ये पोल है। अब पोल, खूब सारे पोल लगाओ और पूरे खेत के ऊपर आप लोग वायर बांध दो। इन पोल के ऊपर वायर बांध के एक एक 2-2 फीट का जो है ऐसे स्क्वायर बन जाएगा, और इस तरीके से पूरे खेत को हमें पंडाल बना देना ही। पूरा खेत ही पंडाल बन गया, ऊपर से पूरा ढक गया। मतलब ऊपर से पूरा ढक गया तो अच्छी बात है। फिर इसके नीचे प्लांट लग रहे हैं, इस प्लांट से हम बेल को ऊपर की तरफ चढ़ा देते हैं। बहुत सारे प्लांट हैं, इनकी बेल ऊपर चढ़ गई है। अब गुच्छे लटकेंगे नीचे। अब इसकी हाइट भी हम ठीक ठीक रख सकते हैं। इसकी हाइट 6 फीट रखो तो ज्यादा ठीक। जैसे मैं 5.5 फीट लंबा, तुम्हारे में से भी ज्यादातर 5-5.5 फीट लंबा। अब अपन कम रखेंगे तो दिक्कत रहती है, अंदर जाएंगे कैसे? अंगूर तोड़ने तो फिर ऐसे तोड़ेंगे तो वो दिक्कत रहती है। अभी एक प्रॉपर हाइट रहती है तो हम आराम से काम कर पाते हैं। अब अंगूर के गुच्छे नीचे लटकते रहते हैं। अब अंगूर के फलों को पकने से पहले खा नहीं सकते। देखो, कच्चे फल को तो हाथ नहीं लगा सकते आप लोग, कच्चे फल को खा ही नहीं सकते, बिल्कुल खट्टा और गला खराब हो जाता है 1 सेकंड में। बिल्कुल खट्टा होता है। कई बार तुम हरे एप्पल भी खा लेते हो, वो भी अपने को बिल्कुल खट्टे लगते हैं, खा नहीं सकते ज्यादा एप्पल क्या अंगूर। अब बहुत ज्यादा अच्छे पके होते हैं वही तो हम जनरली खाएंगे तो टेस्ट आएगा। तो अब नीचे छोटे छोटे लटकते रहते हैं, गुच्छे गुच्छे गुच्छे। बेल बेल तो ऊपर चल रही, गुच्छे गुच्छे नीचे लटक रहे। तो हम जब जिब्रेलिक एसिड से कई बार हम इनको ट्रीट करते हैं, जिससे अंगूर की बेरी एलोंगेशन के लिए, फ्रूट की साइज बढ़ाने के लिए तो जिब्रेलिक एसिड से हमने एक डब्बे में बना लिया। तो जिब्रेलिक एसिड से हमने क्या किया, ये और ये अंगूर का गुच्छा, ये ले, ऐसे फटाफट से हम क्या कर लेंगे, ट्रीट कर दिया। तो फ्रूट की साइज बढ़ाने के लिए जिब्रेलिक एसिड काम में लेते हैं, लगभग 50 ppm। कितना? ये आगे पढ़ेंगे, कभी आएगा अपने। अब ऐसे में हार्वेस्टिंग करनी है तो हार्वेस्टिंग में जिब्रेलिक एसिड है कैसे? हाँ, तो हार्मोन तो हमेशा खतरनाक ही होते हैं, चाहे कोई सा भी केमिकल या फिर प्लांट हार्मोन, तो हमेशा। इसलिए हम लोग जैविक खेती में हार्मोन का यूज रेस्ट्रिक्टेड है, बिल्कुल प्रोहिबिटेड। आप लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में ग्रोथ रेगुलेटर थोड़ी काम में लेते हैं, नहीं लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। नेचुरल फार्मिंग की जो होती है उसमें तो और भी बिल्कुल काम में नहीं ले सकते फालतू कोई भी चीज। तो इस तरीके से ये तो हार्मोन तो नुकसान ही करेंगे अगर जरूरत। लेकिन कई बार का एक शब्द होता है वेटिंग पीरियड, तुमने पता नहीं बीएससी में पढ़ा नहीं पढ़ा। हर एक केमिकल का एक वेटिंग पीरियड होता है, जब उसका जो भी जो अवशेष रहता है, जो रेजिड्यू होता है, जैसे इंसेक्टिसाइड का, उसका वेटिंग पीरियड अच्छे से अच्छे इंसेक्टिसाइड का 2-4-5 दिन रहता है ज्यादातर। मिर्च होती है। अभी किसान क्या कर रहा है, किसान को रेजिड्यू इफेक्ट से क्या लेना देना? इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि व्हाट इज वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड का मतलब दवाई छिड़कने से लेकर के कंज्यूम करेंगे उससे पहले इतने दिन का टाइम होना चाहिए। अब उसमें क्या होना चाहिए? किसान ने तो अनचंड दवाई छिड़क दी खेत में, आज छिड़की निकली इस मार्केट में, ठीक है, और बेचते हैं, सब बेचते हैं। घर पे खाने के लिए 2 क्यारे अलग, आज के लिए नया कॉन्सेप्ट चल रहा है। घर पे खाने के लिए 2 क्यारे अलग से किसान ने सेट कर रखे हैं कि घर पे तो इसमें से खाना, ये मार्केट में बेचने के लिए यूरिया डाल रहे हैं, फुल डाल रहे हैं। घर पे खाने के लिए 1 क्यारा पूरा पूरा, एक पाकी, गाँव में पाकी बोलते हैं उसको, पाकी फाकी, एक जो 4-5 बिस्वा खेत होता है वो घर पे खाने के लिए अलग, और ये क्या है, बेचने के लिए। सब जगह ये सिस्टम हो गया, हर गांव में ये हम बहुत करीब से देखा है। ये अच्छी आदत नहीं। किसानों को तो कोई टेंशन ही नहीं, शिक्षा का फर्क है, एजुकेशन है। हमें हेल्थ की चिंता ही नहीं है, खुद की तो है, लेकिन लोग बाग मरे तो कोई दिक्कत नहीं। तो वेटिंग पीरियड होता है। मिर्च पे कोई इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर दिया तो आपको कम से कम 3 दिन 4 दिन या कुछ फिक्स घंटे होते हैं, इतना वेट करना चाहिए। तो उसके फिर वो रेजिड्यू नहीं जाते। फिर भी कितना ही वेट कर लो वो तो नेगेटिव इफेक्ट तो आएंगे।
अब मुझे बड़ी दिक्कत है, तुम लोग चलो आगे चल के कोई साइंटिस्ट बनता है, तो ये क्या, ये सोचने का विषय नहीं है कि एक तो देसी मिर्च, एक हाइब्रिड, तो हाइब्रिड में और उसमें प्रोडक्शन ही हम बढ़ा पा रहे हैं, हम क्वालिटी इंप्रूव ही नहीं कर पा रहे। तो देसी मिर्च है और एक परदेसी मिर्च विदेशी। तो देसी गांव में जाओगे तो तुम यहाँ खरीदने जाओगे तो देसी दो देसी, अभी कंसेप्ट चल रहा है देसी लेंगे, मिर्च भी देसी का टेस्ट अच्छा था, देसी लेने का ही लोगों का लगा रहता है। तो हाइब्रिड क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि जब आपने देखो मिर्च भी खाते हो तो उसके ऊपर एक ऐसी लेयर आती है, वो प्लास्टिक टाइप फीलिंग आती है। तो हमने प्रोडक्शन तो ताबड़तोड़ बढ़ा लिया, लेकिन क्वालिटी का कौन ध्यान रखे? तो अभी जो साइंटिस्ट होते हैं तो उनका ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि भाई हम प्रोडक्शन तो बढ़ाएं एज वेल एज क्वालिटी को भी हम ध्यान रखेंगे। रखें क्वालिटी का तो ध्यान ही नहीं, आने वाले टाइम पे ये कितने जर्म प्लाज्म को सुरक्षित रखोगे, सारा जर्म प्लाज्म खत्म हो जाएगा आने वाले टाइम पे। कहां से लो? आज के 100 साल पहले जो गेहूं की वेराइटीज होती थी जिनका टेस्ट अच्छा होता था खाने में, तो हाइब्रिड किस्म में प्रोडक्शन तो ताबड़तोड़ हो गया, लेकिन अब गेहूं की रोटी का टेस्ट जो देसी गेहूं का है इसमें फर्क। तो ये फर्क कहां से लाओगे? तो ये तो साइंटिस्ट लोग इसको आवश्यक कार्य में शामिल करेंगे। तो अब हर बात नरेंद्र मोदी थोड़ी बोल रहा है बेचारा, हर चीज वो बोल रहा है। अभी तुम चल रहा, अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही हर ग्राम पंचायत में, अभी 3 दिन पहले चालू हुई। हर पंचायत में मोदी सरकार की 17 गारंटी जा रही है, 17 गारंटी, अपने किसी पार्टी से लेना देना नहीं। वो आदमी हर चीज बता रहा है, फिट इंडिया, फिट इंडिया मिशन में वो कह रहा है कि मैं कह रहा हूं जो 4 काम कर लो सब, कि पूरे दिन महिलाओं को, माताओं बहनों को, युवाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको पूरे दिन पानी पीना, फुल पानी पियो दबा के। तो सबसे पहले फिट इंडिया के 4 सिद्धांत बेचारा वो खुद याद करा रहा सबको कि पूरे दिन पानी पियो, तो पानी पीने से हेल्थ सुधरती है। फिर बोला कि बहुत अच्छा खाना खाओ, न्यूट्रिशियस फूड खाओ, फल खाओ, सब्जियां खाओ, अच्छा खाना खाओ ताकि आपको बॉडी को एनर्जी सही प्रॉपर वे में मिले। 2, तीसरी बात वो कह रहा बेचारा कि व्यायाम करो रेगुलर, कि डेली जो है फिट रहो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो। चौथा वो बोल रहा है कि प्रॉपर सो, कि आप 8 घंटे तो आप लोग सो ही सो, 7 घंटे 8 घंटे। तो वो आदमी कह रहा है ये अभी चारों चीजों में लग तो कुछ नहीं रहा, लग कुछ नहीं है, लेकिन ये सब जो कि हम नहीं कर रहे। युवा, तुम युवा, तुम्हारी क्लास कितने बजे सोते? अभी दिन में और शाम को होती है, तुम रात को पता नहीं कब सोते हो, तुम सुबह उठते हो 10-11 बजे। युवा पीढ़ी, तुम तो कुछ अपवाद हो सकता है ऐसा। तो अब ये ठीक बात तो नहीं है, तो अब ये चलन तो सही तो नहीं। तो ये इस तरीके से, अब इधर आ जाओ वापस पांडाल। तो पांडाल के पूरे खेत को हमने पांडाल बना दिया। अब इस पांडाल, ये सबसे अच्छी विधि, ये सबसे मोस्ट पॉपुलर है, सबसे मोस्ट पॉपुलर सिस्टम, ये सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट सिस्टम है, जनरली एडप्टेड पूरे भारत में या विश्व में सबसे अच्छी विधि यही है। मोस्ट एक्सपेंसिव भी, मोस्ट एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब सबसे महंगी है। पूरे खेत पे तार लगाओगे ना, खंबे लगाओगे तो पैसे कहां से लाओगे? बहुत पैसे लगते। अच्छी बात है, पैसे लगते तो हैं, लेकिन इसमें वापस आपको फायदा भी हो जाता है। ये हाईली रिम्यूनरेटिव सिस्टम है, सबसे अच्छा इसमें रेवेन्यू की आपको प्राप्ति होगी। इसमें हाईएस्ट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो रहता है, हाईएस्ट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। क्वेश्चन आएगा, किसमें आएगा? प्री पीजी एग्जाम में आएगा कि कौन से पर्टिकुलर मेथड में ग्रेप के अंदर ट्रेनिंग में हाईएस्ट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो रहता है। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अगर 1 रुपया लगा है तो आपका 2.09 आपको कम से कम वापस मिलेगा। ये रेशियो एग्जाम में आता है कि भाई पावर सिस्टम में कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कितना रहता है, ये इतना रहता है, ठीक है ना। अरे मैं तो मोदी का नाम ले रहा हूँ, मेरे को लक्ष्य किसी, वो बोल रहा है सर मोदी जी खुद तो फिट नहीं है मुझे नहीं पता कि तुम कौन सी पार्टी का हो, मुझे वो भी नहीं पता है। मैं तो प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, मैं कोई बीजेपी की थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैं तो प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री तो सबका है। हाँ तो क्यों करें अपन? तो पार्टी तो एक पार्टी तो डेमोक्रेसी का पार्ट, प्रधानमंत्री तो सबका है। तो हम तो प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। मैं किसी यूं थोड़ी बोल रहा तुम बीजेपी को वोट है, कांग्रेस को वोट, तो वो तो तुमको बता रहा हूँ, उसका प्रचार नहीं, वो तुमको ज्ञान के लिए बता रहा हूँ कि बेचारा हर गांव में जा करके एज ए प्राइम मिनिस्टर। अभी क्या है, 17 तरह की गारंटी यूं बता रहा है, ये है वो है। अब वो सब छोड़ो, तो मैंने वो सब गारंटी थोड़ी बताई तुमको, कौन सी गारंटी? मैंने एक फिट इंडिया के लिए बातें बताई, जो कि युवाओं को जरूरत, तुमको जरूरत नहीं है सोने की टाइम पे पानी, तुम लोग करते नहीं ये सब काम है ऐसा। बाकी मेरे प्रचार प्रसार का तो अपना कोई काम नहीं, प्रचार प्रसार तो तुम बनोगे नेता तो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें नेतृत्व क्षमता भी है तुम्हें,
नेतृत्व क्षमता सब थोड़ी होती है। देखो राजनीति में अब इतने लड़के पढ़ते हैं जैसे लॉन्ग ईयर में, अब तो कोई जाएगा, कोई राजनीति में भी जाएगा, यही तो जाएंगे, तो यही तो पढ़ते पढ़ते नेता बनेंगे। अशोक गहलोत कभी अपने कॉलेज के टाइम पे नेता, कॉलेज का प्रेसिडेंट हुआ करता होगा। अभी वो तुम्हारे वहां का क्या नाम, ये नहीं तुम्हारे बाड़मेर से ही है अपना रविंद्र सिंह भाटी, वो जेएनयू का प्रेसिडेंट था, अच्छा काम किया, लोगों की नजर में अच्छा है, अच्छा है भी सही, वो तो काम करने के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी तो ठीक, मैंने वो आया तो मंच संचालन किया मैंने, ठीक है, मैंने वो मंत्र बोला था, मैंने कहा राज्यभिषेक होता है तभी ये मंत्र बोलता है, मैंने वो बोला स्वास्थ्य, मैंने कहा, मैंने ये उदाहरण दिया, मैंने कहा भगवान राम का राज्यभिषेक, विभीषण का राज्यभिषेक लास्ट में, और सुग्रीव का राज्यभिषेक हुआ तभी ये मंत्र बोला गया है। हाँ नहीं, मेरे को हिंदी पे मेरे को अच्छी लगती है, हिंदी संस्कृत भाषा अच्छी लगती है मेरे को, मेरी पकड़ भी है उसके लिए मैं अलग से काम करता हूँ, वो अलग मैटर। लेकिन हाँ अब इस पे दो, तो ये एग्जाम में आएगा, कौन से एग्जाम में आएगा, प्री पीजी के एग्जाम में आएगा। ये क्वेश्चन आएगा कि मोस्ट पॉपुलर सिस्टम कौन सा है, तो ये आपका बावर सिस्टम आता रहता है, पिछली बार सुपरवाइजर में भी आया। अब ये ग्रेप में ही नहीं है, आपने लगा रखी लौकी, लौकी करेला, तो खेत के अंदर पूरे के अंदर यूं लौकी की बेल को ऊपर चला दिया, नीचे लटक रहा है, लौकी लटक रही है, या फिर ऐसे, तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो 4 सिस्टम है ये इंपॉर्टेंट है। हमने क्या पढ़ा, हेड सिस्टम, लेस विग्रस कल्टीवार्स, जो कम उपज वाली किस्में होती है, जैसे कि वैरायटी याद भी नहीं रखनी है कोई भी, बस ये याद रखनी है कि ये वैरायटी ग्रेप की है, ये आगे वापस पढ़ेंगे। परलेट होगी, जैसे परलाइट नहीं परलेट, जैसे डिलाइट, ये वैरायटी होगी। निफिन सिस्टम या फोरकेन सिस्टम, जो मीडियम विग्रस वेराइटीज होती, कुछ बड़ी बात नहीं, जैसे ब्यूटी सीडलेस, मस्कट वगैरह, कुछ नहीं, बस आपको सिस्टम याद रखना है भी, ये ग्रेप की यहाँ पे बात हो रही। ये हेड सिस्टम है, वो आपका जो है टेलीफोन सिस्टम या ओवरहेड ट्रेलिस सिस्टम है। निफिन सिस्टम ये इधर रहा, तो एक सिस्टम जो आगे का है वो दे रखा टेलीफोन या ओवरहेड ट्रेलिस सिस्टम, ये भी मीडियम विग्रस वेराइटी कल्टीवार के लिए ठीक है, कोई ये सबसे काम की चीज है, ये एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा ही। हाई विग्रस, विग्रस का मतलब होता है जिनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, विग्रस मतलब हाई क्वालिटी, अच्छी, विग्रस का मतलब ओजस, विग्रस का मतलब अच्छी गुणवत्ता वाली जो है ना, ऐसे, ये गलत लिखा हुआ है। तो ये मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ ग्रेप जो है ट्रेनिंग का सिस्टम, तो इसको हम पांडाल, आरबोर, परगोला, बावर। हाई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, जो कि रेशियो कितना हो गया 1:2 जो है 2.09, मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड, सबसे ज्यादा इसमें, और जो हाई यील्डिंग वेराइटीज होती है, हाई विग्रस वेराइटी होती है, जैसे कि अनाबेशाई या फिर आजकल जितने भी हाइब्रिड आ रहे हैं, आजकल लेटेस्ट, ये इसमें से कोई भी वेराइटी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जो वर्टिकुलर वेराइटी है, ये वेराइटी, ये अनाबेशाही जैसे, तो यूं याद रखेंगे ये वेराइटी अनाबेशाही ग्रेप की वेराइटी है, परलेट इसकी वेराइटी है, ब्यूटी सेडलेस इसकी है, मस्कट इसकी है, डिलाइट इसकी, सभी वेराइटी वापस पढ़ेंगे भी सही। ये 4 विधियां होगी। अब चलो आगे ये वापस इधर दे रखा हेड सिस्टम दे रखा है, भी प्लांट को ग्रो होने दो, ऊपर ऊपर ब्रांच अपने को रखनी। अंगूर इतने ज्यादा लगते हैं अब तो, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अंगूर इधर ही लगते हैं, भारत में सबसे ज्यादा, क्योंकि इंडिया की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा, और चाइना की प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन में चाइना पहले नंबर पर, प्रोडक्टिविटी में इंडिया फर्स्ट नहीं है। ये तो कुछ नहीं, अंगूर लगते हैं अनशंट। ये आपका सिस्टम दे रखा टेलीफोन सिस्टम, ये इस तरीके से टेलीफोन के खंभे जैसे इसके ऊपर ऐसे बेल्ट चलते रहते, ये पूरा ढंग से नहीं दिख रहा, लेकिन ये पांडाल सिस्टम हो गया एक तरीके से ऊपर, ये पांडाल सिस्टम, ठीक है, बावर सिस्टम जिसको कहते हैं, बावर ज्यादा फेमस शब्द इसका बावर है, बावर सिस्टम, पूरे खेत को ही हमने पांडाल बना दिया है कि नहीं। अच्छा भी ये, अब हम बात कर रहे हैं प्रूनिंग, अभी तो ट्रेनिंग हो गई, अभी प्रूनिंग, प्रूनिंग में कुछ भी नहीं, कुछ खास बातें ध्यान रखें। Judicious removal of plant part to obtain better and qualitative yield is termed as pruning, as simple as। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो अपने को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त करना है, इसका उद्देश्य। उसका ऑब्जेक्ट तो था प्लांट को एक शेप देना, और इसका ऑब्जेक्ट है अच्छी अपने को उपज प्राप्त करना। इसके ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं, ये ऑब्जेक्टिव भी एक तरीके से डन इन लेटर पार्ट ऑफ लाइफ, यानी लेट करते हैं 4 साल 5 साल बाद में, जबकि ट्रेनिंग तो स्टार्टिंग से ही करते हैं। टू कंट्रोल फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग कंट्रोल का मतलब
कि जब हम जितनी ज्यादा काट छाट करेंगे उतनी ही ज्यादा उसमें फ्लावरिंग होती, उतनी ज्यादा नई नई ब्रांचेस आएगी। तो वो टू रिमूव, इसमें देखो क्या कहते हैं, टू रिमूव डिजीज, डैमेज, इंसेक्ट इन्फेस्टेड एंड वीक शूट्स, या फिर इंटरमिंगलिंग और इंटरक्रॉसिंग तो लिखा नहीं इसमें। इंटरमिंगलिंग मतलब आपस में मिलती हुई, और इंटरक्रॉसिंग मतलब आपस में क्रॉस करती हुई ब्रांच को हम अननेसेसरी ब्रांचेस को रिमूव कर देते हैं, वो भी इसमें करेंगे। अच्छी बात, साफ सफाई हो जाएगी। अब कुछ पौधों के अंदर ये फेमस भी है। अब यहां से प्रश्न आएगा, बेर के अंदर प्रूनिंग बहुत फेमस है, तो हेवी प्रूनिंग जिसको कहते हैं, हेवी का मतलब बहुत ज्यादा प्रूनिंग। बहुत ज्यादा प्रूनिंग का मतलब प्लांट को पूरा का पूरा एक तरीके से हम नंगा कर देते हैं। नंगा करने से तात्पर्य जो है, पूरे प्लांट को हमने कट करके ऐसा कर दिया, ये लो ठूंठ रखा, केवल ठूंठ ऐसे। अब जो ठूंठी कहते हैं उसको ठूंठ ठूंठ रखी। अब इस पे जो हर साल फ्रूटिंग होती है वापस, अब इसके ऊपर बढ़िया बढ़िया से नए नए शूट्स निकलेंगे, उन्हीं पे करंट सीजन ग्रोथ वाले ब्रांचेस हो। तो बेर में ऐसा करते हैं। बेर में प्रूनिंग का टाइम मिड अप्रैल टू मिड मई। एमपीएटी में क्वेश्चन आया, उसमें मार्च ऑप्शन में था ही नहीं, सीधा आपका मई महीना था। ऐसे तो मई कर दोगे, क्या दिक्कत है, अप्रैल महीने से कोई भी एक। फालसे में दिसंबर में प्रूनिंग करते हैं, ये क्वेश्चन है तुम्हारे इंपोर्टेंट, और वो भी प्री पीजी में। इसको आप याद रख सकते हो कि फालसे में प्रूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। फालसे में भी जितनी प्रूनिंग करते हैं उतनी ही फ्रूटिंग ज्यादा होती है। तो फालसे में दिसंबर याद रहना चाहिए। लीफ प्रूनिंग किसमें करेंगे, डेट पाम के अंदर लीफ प्रूनिंग करते हैं। एक तो खजूर होता है पुराने टाइम का देसी खजूर, और एक है परदेसी विदेशी अच्छी आजकल वैरायटी। आजकल खजूर वो नहीं रहा देसी वाला, आजकल खजूर लगते हैं देखने लायक। तुमको बताया उस दिन फोटो मैंने, एक खजूर का फोटो बताया तुमको, बताएंगे बाद में वापस। तो डेट पाम के अंदर जैसे ये आपका कोई भी खजूर का प्लांट, अब इस प्लांट में न्यूमरस लीव्स आती है, मतलब अनगिनत संख्या में इसमें जो है पत्तियां आती रहती है, क्योंकि ब्रांच तो आती नहीं, तो खजूर में कोई ब्रांच तो होती नहीं, पत्तियां होती। अब जब बंच इमरजेंस होता है, बंच जब बड़ा होने लगता है जून महीने के टाइम पे बंच बाहर निकलता है अच्छा खासा। अब बंच कब निकलेगा, जब जगह मिलेगी। तो खजूर में इतनी डेंस लीव्स आती है, इतनी जल्दी ज्यादा ज्यादा पत्तियां आती है कि वो निकल ही नहीं पाती। तो बंच को निकलने के लिए जगह चाहिए, तो जून महीने के आसपास इसमें पत्तियों को काट देते हैं। केवल पत्तियां 75 से 100 रखते हैं, बाकी सबको काट देते हैं। तो उसको हम लोग लीफ प्रूनिंग कहते हैं। और लीफ प्रूनिंग किसमें करते हैं, डेट पाम में करते हैं, याद रखना चाहिए। ग्रेप के अंदर प्रूनिंग एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंगूर के अंदर प्रूनिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। एक तो है नॉर्थ इंडिया, एक है साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में अंगूर का पौधा डेसिडुअस नेचर का होता है। कैसा होता है, डेसिडुअस का मतलब होता है पतझड़ी। डेसिडुअस को क्या कहते हैं, अरे डेसिडुअस शब्द का मतलब क्या होता है, पतझड़ी। एक टाइम पे पत्तियां अपनी जा, और नीचे साउथ इंडिया में होता है एवरग्रीन। साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में तो और भी इस अंगूर के अंदर बहुत सारी बातें की जाती है। नॉर्थ इंडिया में केवल एक बार प्रूनिंग होती है गाइस, दिसंबर जनवरी के महीने में। क्या ये एग्जाम में आएगा, हाँ आएगा, ये पहले भी आ गया है। तो नॉर्थ इंडिया में केवल एक बार प्रूनिंग होती है, वो दिसंबर जनवरी में होती है, इंपोर्टेंट। साउथ इंडिया में 2 बार होती है, एक बार प्रूनिंग होती है अप्रैल महीने के अंदर, और एक बार होती है अक्टूबर महीने के अंदर या अक्टूबर महीने के अंदर। ये अप्रैल में प्रूनिंग होती है, उसको बैकवर्ड प्रूनिंग कहते हैं, बैकवर्ड प्रूनिंग। और बैकवर्ड प्रूनिंग को ही हम लोग फाउंडेशन प्रूनिंग भी कहते हैं, फाउंडेशन प्रूनिंग, फाउंडेशन प्रूनिंग। और जो अक्टूबर में करते हैं उसको फॉरवर्ड प्रूनिंग कहते हैं, फॉरवर्ड प्रूनिंग। और फॉरवर्ड प्रूनिंग को ही हम लोग फ्रूट प्रूनिंग भी कहते हैं, फ्रूट प्रूनिंग। हमें क्या याद रखना है, ये होने को कुछ नहीं, 2 बार करेंगे, क्योंकि प्लांट एवरग्रीन नेचर का होता है वहां पे। यहाँ पे तो क्या डोरमेंसी में चला जाता है, जब डोरमेंसी में होता है उसी टाइम पे हम प्रूनिंग कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, अप्रैल में क्या होता है, पीछे की जितनी भी ब्रांचेस होती है, जैसे कि इस ब्रांच के ऊपर बहुत सारी ब्रांच आ रही, तो अपने को जरूरत के हिसाब से कम ब्रांच रखनी। जैसे कि इस पर ब्रांच आ रही है 10, अपने को चाहिए 5, क्योंकि 5 होगी तो ज्यादा अच्छी होगी 10 के बजाय, तो हमने इसके ऊपर 5। तो एक फाउंडेशन बना देते हैं, बेस बना रहे हैं, ताकि जो आने वाले टाइम पे फ्रूटिंग अच्छी हो पाए। तो बेस बना लिया।
अप्रैल में हमने बैकवर्ड यानी कि फाउंडेशन तैयार कर लिया। अब जो अक्टूबर महीने में इन ब्रांच के ऊपर, जैसे हमने ये ब्रांच रख ली कुछ कुछ, अब इनके ऊपर जो बर्ड्स आती है, छोटे 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 जो ब्रांचेस आती हैं, उन ब्रांच को एक तरीके से, या जो बर्ड्स आती हैं उनमें से जैसे 10 बर्ड आई, अपने को रखनी है 4 या 5, 10 की 10 नहीं रखेंगे, नहीं तो फ्रूट छोटे 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 छोटे। तो ये फ्रूट में जो थिनिंग करते हैं, एक तरह थिनिंग ही है, एक तरीके से प्रूनिंग के हिसाब से हम थिनिंग कर रहे हैं। तो थिनिंग में क्या होता है, कम बच गए तो आगे आगे की जो बर्ड्स होती हैं इनको हम लोग रिमूव कर देते हैं, जबकि पीछे फाउंडेशन इन ब्रांचेस को हम हटाते हैं, उसको बैकवर्ड। तो ए बी, एक ट्रिक से याद रखोगे, ए बी अप्रैल में बैकवर्ड प्रूनिंग, क्या याद रखोगे, ए बी यानी अप्रैल में बैकवर्ड प्रूनिंग, अप्रैल बैकवर्ड। अब प्री पीजी में 2 क्वेश्चन आए, प्री पीजी हॉर्टिकल्चर वाले एग्जाम, 2 बातें कौन सी है, एक तो है कि ग्रेप में प्रूनिंग कब करते हैं, 1 साल के पेपर में, तो ग्रेप में प्रूनिंग पूछे तो आपको ये वाली करनी, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया कुछ नहीं आए, सीधा पूछेगी कि प्रूनिंग कब डन करेंगे। तो अभी इस साल प्री पीजी हॉर्टिकल्चर के पेपर में क्वेश्चन था कि जो है प्रूनिंग इज डन इन साउथ इंडिया, कितनी, कौन से, इन विच मंथ, कौन से महीने में करेंगे। ऑप्शन नंबर ए अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी ए एंड सी बोथ। तो ऐसे में क्या करोगे, ए एंड सी बोथ, क्या तुम करोगे कि नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि 2 बार अप्रैल और अक्टूबर, अप्रैल वाली को ए बी, अप्रैल बैकवर्ड, अप्रैल बैकवर्ड करते हैं और अक्टूबर के अंदर फॉरवर्ड प्रूनिंग की जाती है। इसमें वो ऐसे ऐसा नहीं आएगा प्रश्न, ऐसे कैसे आएगा हैं, नहीं कोर्ट मत जाना, ऐसे अगर आ जाए और साउथ इंडिया नहीं दे रखा है तब तो आपको ऊपर वाले का, ठीक है, साउथ इंडिया दे रखा है तब ये दोनों आएंगे, क्योंकि दे रखा है सब जगह, ऐसे करते हैं तो करते हैं। अभी तो और भी आए, तमिलनाडु में एक खास एक कुछ जिले हैं वहां पे 5 प्रूनिंग 5 क्रॉप, 2 साल का एक चक्र चलता है। जितनी बार ज्यादा, ये साउथ इंडिया में क्या है कि अब ऑप्टिमम यूज, अब धीरे धीरे क्या है कि जनसंख्या जब दबाव बटा टेक्नोलॉजी आ रही है तो लोग बहुत इसकी एफिशिएंसी बढ़ रही काम करने। अब तुम लोग बीएससी एजी करने के बाद में तुम्हारा, जैसे तुमने नौकरी छोड़ दी, तुमने नौकरी सरकारी छोड़ करके बड़ा पैकेज छोड़ के तुम खेती खेती करना चाह रहे हो। अब खेती करना चाह रहे हो तो मजे थोड़ी लो, ज्यादा आउटपुट लोगे, तो वो क्या 2 साल का उन्होंने एक चक्कर बना लिया, 2 साल में 5 बार प्रूनिंग करते हैं और 5 ही बार क्रॉप लेते हैं, जबकि जनरली 2 बार में 2 क्रॉप ले पाते है कि नहीं। तो वो एक सिस्टम उन्होंने से 2-3 जिलों के अंदर, तमिलनाडु के अंदर ऐसा 5 क्रॉप 5 प्रूनिंग सिस्टम, कौन से स्टेट में फेमस है क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन है दे रखा कहीं ऐसा। तो यही बात हमने यहाँ पे पढ़ी, वही बात उधर लिखी हुई है, ये आपको याद हो गया, अच्छी बात करें। अब ये कुछ टर्म्स हैं, ये टर्म आप लोग सेल्फ स्टडी के लिए है वैसे तो, लेकिन फिर भी हम हल्का फुल्का सा देख लेते हैं। जैसे एक प्रोसेस होती है बेंडिंग, बेंडिंग होती है, इसको हम, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, एक तो होती है बेंडिंग और एक होती है आपकी रिंगिंग और गर्डलिंग। ये क्या इसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बेंडिंग आने के चांस है, बेंडिंग, ये है बेंडिंग, और एक होती है जो है आपका रिंगिंग या फिर गर्डलिंग, रिंगिंग और गर्डलिंग, रिंगिंग गर्डलिंग। क्या हुआ, क्या बात है, तुम बिना बात किए तुम नहीं रुक सकते क्या, हैं, ऐसे नहीं करते बात क्लास में, अच्छा थोड़ा लगता। अब बेंडिंग का मतलब किसी भी शाखा को हम झुका देते हैं ऐसे। अब तुमको तो ये तो पता ही नहीं है कि फोटोसिंथेसिस किधर होता है, लीव्स में होता है, ये फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होगा। तो हमने क्या करा, इस ब्रांच को हमने झुका दिया ऐसे। ब्रांच को झुकाने से क्या हुआ, एक्चुअली हमें फ्रूटिंग कब अच्छी होगी, जब कार्बोहाइड्रेट का एक्यूमुलेशन लीव्स में ज्यादा हो। कार्बोहाइड्रेट, सारा का सारा खेल है कार्बोहाइड्रेट का। हम एक टॉपिक पढ़ेंगे बीच में, मैं बताऊं अनफ्रूटफुलनेस, उसमें क्या आएगी चीजें कि फ्रूटिंग के लिए जो प्लांट का अपर पोर्शन होता है, जो लीफ वाला पोर्शन होता है, वहां पर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होना चाहिए। अगर नाइट्रोजन ज्यादा है तो ऐसे में फ्रूटिंग नहीं होती, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है तभी फ्रूटिंग होती है उसमें। तो कार्बोहाइड्रेट बढ़ाने के तरीके हैं बहुत सारे। तो एक महाराष्ट्र के कुछ पर्टिकुलर इलाकों में बेंडिंग करते हैं इस तरीके से, गुआवा में की जाती है बेंडिंग, जो है गुआवा में करते हैं, फेमस। ये फ्रूटिंग बढ़ाने के लिए, ऑफ सीजन फ्रूटिंग के लिए ऐसा किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट कौन सी प्रोसेस से बनता है, फोटोसिंथेसिस,
और फोटोसिंथेसिस पत्तियों में होता है, तो हम क्या ब्रांच को ऐसे झुका देते हैं, नीचे बांध देते हैं। तो कुछ हद तक क्या होता है, जो आपके ग्रेविटी के चक्कर में ये आगे आगे की साइड में इकट्ठा हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, तो फ्रूटिंग अर्ली हो जाती है, अच्छी फ्रूटिंग होती है आगे आगे। ऐसे मार्केट में डिमांड को देखते हुए किया जाता है। तो ये फ्रूटिंग इंड्यूस करने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है ना। तो फ्रूटिंग ऑफ सीजन करने के लिए या फिर टू इंड्यूस फ्रूटिंग, तो फलन बढ़ाने के लिए ऐसा हम लोग करते हैं। रिंगिंग और गडलिंग भी सेम प्रिंसिपल है। रिंगिंग और गडलिंग में दोनों ये एक ही तरीके के टर्म है, बस ऑब्जेक्टिव्स इनके अलग अलग है। लेकिन आपको बस रिंगिंग और गडलिंग किसमें प्रैक्टिस करते हैं ये ध्यान रखना चाहिए। ये जैसे कि रिंगिंग है, अब रिंगिंग में क्या होता है, हमें कार्बोहाइड्रेट ऊपर की तरफ जो है बढ़ाना है, अपना ऑब्जेक्ट ये है। तो हम क्या करेंगे, एक रिंग शेप में यहाँ से छिलके को निकाल लेंगे, जिसकी बार्क है इसको रिमूव कर देंगे 3 सेंटीमीटर के आसपास। तो इस रिंग को रिमूव करने से क्या होगा, फ्लोएम को हमने काट लिया। फ्लोएम को रिमूव करने से, क्योंकि फूड आगे बनता है, फूड तो फ्लोएम से ही जाता है दूसरे पार्ट, तो हमने फ्लोएम को रिमूव कर दिया तो फूड आगे एक्यूमुलेट हो जाता है। तो फूड, इसमें कार्बोहाइड्रेट बढ़ गया, कार्बोहाइड्रेट बढ़ेगा तो फ्रूटिंग अच्छी होगी, जल्दी होगी। ये भी जो है दोनों क्रियाएं ग्रेप के अंदर करते हैं फ्रूटिंग इंड्यूस करने के लिए, कई बार बड फॉर्मेशन इंड्यूस करने के लिए करते हैं। इन दोनों में कुछ याद नहीं रखना है, खास बात देखो, तो एक तो है रिंगिंग और एक आपके सामने है गडलिंग। तो बेंडिंग का ध्यान रखना, बेंडिंग तो गुआवा में करते हैं, किसमें करेंगे, गुआवा, ठीक है। और एक तरीके से रिंगिंग और गडलिंग दोनों ही ग्रेप के अंदर की जाती है बच्चों, बस ये ग्रेप याद रख लो, बाकी ज्यादा याद रखोगे तो ये है जो डेटा भूल जाओगे। रिंगिंग किसमें करेंगे, ग्रेप में, रिंगिंग ऑब्लिक गडलिंग, बहुत बार रिंगिंग ऑब्लिक गडलिंग ही आता है ज्यादातर, ये आप हल्का फुल्का से ये ध्यान रखना। अभी रूट प्रूनिंग का क्वेश्चन आ गया सुपरवाइजर में, अभी कोटा यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर में क्वेश्चन है कि रूट प्रूनिंग किसको कहते हैं या किस में करते हैं। तो रूट प्रूनिंग सिट्रस में करते हैं, किसमें, सिट्रस में, सर्दी के टाइम पे, यानी अभी दिसंबर जनवरी का टाइम चल रहा है, अभी हम लोग जड़ों को काट छांट कर देते हैं। जड़ों को काटने से क्या होता है, प्लांट बहुत ज्यादा ऊपर से गिगेंटिक शेप में नहीं जाता, ठीक है ना। रूट प्रूनिंग गुलाब में भी करते हैं, लेकिन उसमें खास प्रक्रिया है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंस, उससे उसको विंटरिंग कहते हैं, स्पेशल कैसे। हाँ, नींबू में कर रहे हैं, लेकिन गुलाब में उसका अलग ऑब्जेक्ट है, गुलाब में अलग है। नींबू होता है तुम्हारा उधर कितने, तो वही तो अपन मैंने सोचा पहले पता नहीं था, फिर तुमने बीएससी की, फिर लोगों को बताया। किसान भी बहुत, एक किसान भी प्रोग्रेसिव हो जाता है किसी एरिया में ना, तो उसका बहुत फायदा नहीं। गंगानगर के बहुत एडवांस, मौसमी जैसे कौन से, हाँ कागजी नींबू आता है, अच्छा आता है। अभी क्या वैरायटी ओरिजिनल, लोगों में भ्रम बहुत है, कागजी नींबू सबसे अच्छा नींबू। कागजी नींबू का उत्पादन ताबड़तोड़ होता है, इतने लगते हैं कि तुम तोड़ते तोड़ते थक जाते हो। कागजी नींबू का एक तुमको एक छोटा सा शॉर्ट्स बनाओ मेरे पास 10-15 सेकंड का। अब और भी इसमें तुम जो कहना चाह रहे हो उसमें क्या पता क्या है मैटर, बाकी मैंने अभी एक कागजी नींबू का एक प्लांट का ही मेरे पास छोटा सा एक शॉर्ट्स है, उसमें कागजी नींबू है टोटल। ये कागजी नींबू है, ये एक ही है छोटा सा, ये सभी कागजी नींबू है, इनको मत देखो, इसमें जो बोल रहा हूँ उसको भी नहीं सुनना है। जैसे मजाक के लिए बनाया था, एक ही प्लांट है, इन्होंने नींबू का बगीचा लगा रहा, लेकिन कागजी नींबू का बगीचा, एक पौधे कागजी नींबू आया उसमें, तो ये उसी का है। एक अभी 2-3 साल के पौधे हैं, ज्यादा बढ़ेंगे। तो कागजी नींबू का अलग से दिखता है, इन्होंने क्या गलती से, भाई साहब खुद एमएससी हॉर्टिकल्चर करके और घर पे काम कर रहे हैं, नौकरी भी करते हैं, अब क्या है वो उन्होंने कागजी नींबू के पौधे लाए, लेकिन धोखा हो गया। अब धोखा कब पता चलता है, जब फ्रूट लगते हैं। तो इसलिए किसान को प्लांटिंग मटेरियल रजिस्टर्ड नर्सरी से लेना चाहिए ऐसा। रूट प्रूनिंग करनी चाहिए, इसका ठीक रहता है, फायदा मिलता है। प्लांट बहुत बड़ा नहीं होता, इससे ड्वार्फ प्लांट रहता है, मतलब ऐसे नहीं तो नींबू बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत बार नींबू का प्लांट ज्यादा बड़ा हो जाता है, इससे क्या प्लांट की एक साइज जो है मेंटेन रहती है। जब हम लोग वो जो बोनसाई प्लांट तैयार करते हैं, बोनसाई, तभी अपने को रूट प्रूनिंग खूब करनी पड़ती है, तभी जो है ड्वार्फिज्म उसमें आता है। एक तो होता है, अब है एक नोकिंग, नोचिंग, और एक आपके सामने है निकिंग। वो निकलिंग नहीं कहते, निकिंग। ये दोनों ही अंजीर के अंदर करते हैं। एक में तो
ये बस याद रखना, कोई ज्यादा नहीं इसमें। ये जैसे कि कोई भी ब्रांच है, जब ब्रांच के ऊपर हम लोग एक ऐसा कट लगा देते हैं, ब्रांच के ऊपर ऐसा एक छोटा सा कट लगा दिया, तो फूड जो होता है वो ऊपर से इस ब्रांच तक नहीं पहुंचता है। ब्रांच के ऊपर कट लगाते, तो ब्रांच की ग्रोथ को अगर रोकनी है तब तो हम लोग उसमें करते हैं नॉचिंग या नॉकिंग। और अगर ब्रांच के आप लोग नीचे कर रहे हो कट, तो उसका फायदा ये मिलता है कि जो फूड आता है वो सारा इसी को मिलता है, तो इस ब्रांच की ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये आ जाते हैं एग्जाम में, ये दोनों टर्म आ जाते हैं बहुत बार, तो ये ध्यान रखना। निकिंग और नॉचिंग दोनों ही किस में कर रहे हैं? अंजीर में करते हैं, फिग के अंदर। अंजीर राजस्थान में खूब होती है, आने वाले टाइम पे देखना आप लोग, सरकार का खास ध्यान है अभी, इसलिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फिग सिरोही में खोल रखा इस साल की बजट घोषणा में। अंजीर, अंजीर की खेती मेरे गांव में हो रही है, हमारे चित्तौड़ में बहुत सारे किसान अंजीर की खेती कर रहे हैं। अंजीर की खेती तो अभी ट्रेनिंग करना जानते नहीं, अंजीर की खेती जब पोली हाउस में होती है तो क्या अंजीर लगते हैं उसके, अंजीर का पौधा नीचे, अंजीर के ऐसे चारों तरफ से निकालो, छोटे छोटे ब्रांच ऐसे जुदा को, चारों तरफ अंजीर लगते हैं ताबड़तोड़। तो अंजीर की खेती अपने बहुत अच्छी होगी अभी। अब एक स्पेशल जो है ये मैंगो के अंदर करते हैं, जिसको डी हॉर्निंग कहते हैं, छोटे छोटे टर्म है, ज्यादा खास भी नहीं है। डी हॉर्निंग का मतलब जो ओवर क्राउडिंग ब्रांचेस होती है, जो अभी मैं कह रहा था ओवर, ये क्या टर्म है? ट्रेनिंग प्रूनिंग से रिगार्डिंग। भाई ट्रेनिंग प्रूनिंग करोगे तो ब्रांच को तो काटना ही पड़ेगा, ट्रेनिंग प्रूनिंग करेंगे तो ब्रांच को तो रिमूव करोगे, कोई छोटी को काटोगे कोई मोटे को काटोगे, तो ओवर क्राउडिंग ब्रांचेस को रिमूव करने को हम लोग डी हॉर्निंग, मैंगो में क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन रिंगिंग का आएगा, बेंडिंग का आएगा, रूट प्रूनिंग का आएगा, इनका भी आ सकता है, डी हॉर्निंग का जनरल नहीं आता, आए तो मैंगो कर दे, है कि नहीं? अब ये आगे कुछ भी नहीं है। अब ये थिनिंग आउट और हेडिंग बैक क्या है? थिनिंग आउट और हेडिंग बैक में कुछ नहीं होता है, ये आपके सामने ट्रेनिंग और प्रूनिंग के कुछ टर्म्स से तो जो है लिख लिया है ऐसे। ये कोई भी प्लांट है, आज ऑनलाइन में देखो कितना अच्छा दिख रहा है, कुछ सेटिंग सेट की दिखे, कल बोला था। अब इसमें हम जब ट्रेनिंग प्रूनिंग करते हैं, आगे की टर्मिनल ब्रांचेस को हम जब रिमूव कर देते हैं, आगे आगे की ब्रांच को, तो टर्मिनल ब्रांच यानी हेडिंग जो ब्रांचेस होती है हेड पे, उनको हम हेडिंग बैक कहते हैं। तो टर्मिनल ब्रांचेस को रिमूव करना कहलाता है हेडिंग बैक, हेडिंग बैक। और कई बार ऐसे चांस बनते हैं कि पूरी ब्रांच को रिमूव करना पड़ा, पता चला दो ब्रांच है तो एक को पूरी को रिमूव कर दिया, उसको थिनिंग आउट कहते हैं, थिनिंग आउट। तो रिमूवल ऑफ होल ब्रांच यानी एंटायर ब्रांच को रिमूव करने को आपको थिनिंग आउट, और टर्मिनल पोर्शन ऑफ प्लांट को जब रिमूव करते हैं तो उसको हम हेडिंग बैक कहते हैं। यहाँ पे रिमूवल अनडिजायरेबल शूट्स विदाउट लिविंग एनी स्टब, ऐसा कुछ भी नहीं, ऊपर ऊपर से ये स्टब का मतलब पूरी ब्रांच को, कोई भी फूट नहीं रखना है, पूरी ब्रांच को रिमूव करना है, ऐसे इसका कहने का मतलब थिनिंग आउट। और रिमूवल ऑफ टर्मिनल पोर्शन ऑफ द शूट, ऊपर ऊपर का इसको हेडिंग बैक, हेडिंग बैक। स्कर्टिंग का क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ लो हैंगिंग ब्रांचेस। अब लो हैंगिंग का मतलब होता है जो नीचे की तरफ लटकती हुई ब्रांचेस होती है ऐसे, इनको हम लोग रिमूव करते हैं, मैंगो के अंदर इसको स्कर्टिंग कहते हैं। और ज्यादा बीड वाली ब्रांच, ज्यादा जो आवश्यकता से ज्यादा कहीं ब्रांच निकल, उनको हम लोग रिमूव करेंगे, उसको डी हॉर्निंग। हॉर्न का मतलब क्या होता है? सींग होता है जैसे, तो फालतू की जो ब्रांच हो रही है कहीं पर भी ओवर क्राउडिंग, उसको हम हटा रहे हैं, डी हॉर्निंग हो गया। अगर किसी सींग को काटेंगे भैंस में या और किसी में, उसको भी क्या बोलते हैं? डी हॉर्निंग। डी का मतलब ये जो शब्द है, जैसे एक शब्द है डी बगिंग, एक शब्द था डी बगिंग, डी बगिंग, बगिंग बग होते हैं बग, डी बगिंग का क्या मतलब होता है? डी बगिंग शब्द कहां से चला? अमेरिका से। कंप्यूटर से वायरस निकालते हैं ना, उसको डी बगिंग कहते हैं, कि कंप्यूटर में बग घुस गई, बग। तो एक बार क्या हुआ कि अमेरिका के अंदर ऐसा, ये क्वेश्चन है, ये कौन बनेगा करोड़पति में पूछा, तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन में बताया अमिताभ बच्चन कि ये अभी ये शब्द बहुत ओरिजिन का है, इसका कोई मतलब है। तो ये सीपीयू के अंदर बग घुस गए, कोई बग, फिजिकल बग, जो तुम बग पढ़ते हो इंटो में, तो उस बग को निकाला, तो उससे वो शब्द प्रचलन में हो गया, बग को हटाने को डी। अब वायरस घुस जाता, उस वायरस को भी यूं कंप्यूटर में क्या घुस गया, तो बग घुस गया, आज नहीं कहते, आजकल ये शब्द चलता है, वायरस के लिए यूं कहते हैं बग। वायरस में क्या है, तो बग नहीं कहते, बग घुस के, कोई कोई बग आ गई, ये कंप्यूटर वाले हमारे उधर बोलते रहते हैं डेली, कोई बग आ गई, कोई बग। बग का मतलब होता है कोई वायरस घुस गया तो बग, तो उसको हटाने को डी बगिंग कहते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे से टर्म्स है जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। अब है थोड़ा सा और, क्या हुआ, भूख थोड़ी लगी? हो गया, अच्छा खाना खाना चाहिए। अमिताभ, उसने बोला, नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन ने नहीं, नरेंद्र। ये एक छोटी सी चीज है,
न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब चैप्टर अपना बहुत खास है। उससे पहले एक वयस्क व्यक्ति को, एक एडल्ट को एक दिन में कितना क्या खाना चाहिए वो लिखा हुआ है। एक एडल्ट को आईसीएमआर के हिसाब से, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो आपके न्यू दिल्ली में है, उनके हिसाब से जो है पर डे पर कैपिटा रिक्वायरमेंट, प्रति व्यक्ति एक दिन में क्या खाना चाहिए। तो फ्रूट खाओ 120 ग्राम, 120 ग्राम फल आप जो है पर कैपिटा पर डे खाने चाहिए। सब्जियां कितनी खानी चाहिए? 300 ग्राम पर कैपिटा जो है 300 ग्राम सब्जियां भी खानी चाहिए। पर डे की बात हो रही। सब्जियों में फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 300 ग्राम में से 125 ग्राम तो लीफी वेजिटेबल खाओ, 100 ग्राम रूट वेजिटेबल्स खाओ और 75 ग्राम अदर वेजिटेबल खाओ। तुम लोग खाते हो 300 ग्राम तो खाते हो सब्जी, 300 ग्राम। अब हम ऐसा नहीं करते हैं। फ्रूट और वेजिटेबल का बहुत इंपॉर्टेंस। फ्रूट और वेजिटेबल हम खाते ही क्यों हैं? सबसे पहले तो इनका इतना क्यों हम फालतू के तामझाम कर रहे हैं इतने सारे? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में कितनी, मेनली इसमें 6 चीजें होती। 6 चीजें कौन कौन सी? मेरे साथ में रिपीट करना, आती है तुम सबको पहले से, बोलो। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो मेन ये चीजें होती, इसीलिए इनकी वजह से ही तो हमें एनर्जी मिलती है। ये हमारी जो है आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है इसको मजबूत रखता है ताकि हमें रोग बीमारियां नहीं लगती है। ये हमें कोई भी चुनौती जो शरीर के सामने आती है उनसे बचाने का काम करते हैं। दैट्स व्हाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कलेक्टिवली नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। क्या है? प्रोटेक्टिव फूड। ये अपने को रोग बीमारियों से बचाते हैं, इसलिए फल सब्जियों को प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। नहीं तो फल सब्जियों को कोई खाएगा भी क्यों? खाएगा नहीं। इस तरीके से अब हम इसमें पढ़ेंगे आगे। मैं तुमको इसी में बता दूंगा। ये चीजें मैं लिख भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमको ऐसा बता। अब है सबसे पहले विटामिन की बात हो रही। विटामिन आप लोगों ने बहुत सारे पढ़े होंगे। विटामिन टर्म किसने दिया था? फंक नामक व्यक्ति ने दिया था इस तरीके से। अब विटामिन 2 तरीके के होते हैं, एक तो फैट सोल्यूबल और एक होते हैं वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल में तो कुछ भी नहीं, विटामिन बी एंड सी, विटामिन बी सी, और फैट के अंदर ए डी ई के, ये तुमको पहले से आती है बातें। विटामिन बी सी को याद करने के लिए लॉन्ग ईयर वालों को बताता हूं, बी एच सी, एक ट्रिक बताता हूं, बी एच सी। बी एच सी, एच का मतलब H2S है, तो विटामिन बी का मतलब बी, सी का मतलब सी और एच का मतलब H2O। तो ये वर्ड, ये सब प्रश्न आरएस प्री में पूछा गया एक बार क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा है जो फॉलोइंग इज ए वाटर सोल्युबल विटामिन। ऑप्शन में ऐसे ए डी ई बी सी, फिर ऑप्शन में ए डी ई तीनों सही, ये सही ये सही है। तो सरल, लेकिन सबको थोड़ी आती हर बात, तो बेसिक ही आती। कोई सा भी एग्जाम ले लो, कुछ क्वेश्चन तो बेसिक ही आप, जो थोड़े थोड़े कठिन कठिन को सही कर लेता है उसका अच्छे नंबर आ जाते हैं अकॉर्डिंगली। कोई बहुत अच्छा करता है तो उसकी रैंक फर्स्ट आती है। फर्स्ट रैंक आना कोई बड़ी बात नहीं होती। वो अशोक सिंह तुम्हारा वो लड़का एओ बन गया पहले अटेम्प्ट, अब अशोक सा जो बढ़ गया वो बन गया बढ़िया से, अच्छी बात नहीं है। किसमें? अभी एसीएफ बन गया होगा, वो एसीएफ में भी हुआ क्या उसका सिलेक्शन? पहले तो एओ में फर्स्ट रैंक किसकी थी, क्या नाम था उसका? अपने तुम्हारे वहां से एओ में फर्स्ट रैंक कौन है? बाड़मेर से लड़का अशोक सिंह ही तो है, क्या नाम? अशोक प्रेम सिंह, हाँ उसकी फर्स्ट रैंक थी। हाँ फर्स्ट रैंक का मतलब एओ बन गया जो फर्स्ट रैंक की, और क्या। एओ में तो सीटें तो बहुत कम होती, फर्स्ट चलो लास्ट बनो, एओ बनना मायने रख, फर्स्ट बनो चाहे थर्ड में आओ। हाँ अभी वो प्री पीजी में भी उसकी फर्स्ट रैंक आई लड़के की, वो अशोक सिंह, जो रॉयल वालों ने बाइक दी उसको। मैं आपको क्यों नहीं दी? पिछले साल उनको दी, हाँ मेरे सामने ही बात। वो तो सम्मानित तो वही है, लेकिन वो तो बार बार बुलाते हैं। रॉयल वाले जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ते आदमी, रॉयल वाले आदमी को। यस, तो ऐसा है। अगर ऑनलाइन वाले भी इस बार, मैं कोई बाइक की अभी की घोषणा नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तुम, मेरे को पता ही नहीं इस बार की क्या घोषणा। हाँ ऐसा नहीं कि तुम्हें सर ने कहा कि भाई
फिर भी अगर मेरे मुंह से निकल गया है तो कोई फर्स्ट रैंक लाओगे तो मैं सर को बोल के दिलवा दूंगा बाइक, अगर कोई इनाम होगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा करो तो सही। अच्छा, फर्स्ट रैंक आना बहुत मायने रखता है। देखो हम चाहते हैं कि हम जिसको पढ़ाएं उसकी फर्स्ट रैंक आए। रॉयल इंस्टीट्यूट बहुत दरिया दिल है। आप लोगों ने देखा होगा रॉयल के पुराने जो भी स्टूडेंट हैं उनकी खास सर ध्यान रखते हैं, ऐसी बात नहीं, कहीं कोई चीज की कमी पेशी नहीं है यहाँ, बाकी जगह ऐसा नहीं है, बाकी जगह आप लोग देख लेना ऐसा नहीं। तो ये कुछ बेसिक जो विटामिन ए देख लो 1 मिनट, फिर दूसरे विटामिन देख। विटामिन B12 की कमी जब आती है तो तब तो मांसाहारी चीजें आदमी मांसाहारी खानी चाहिए। मांसाहारी में ही विटामिन, उसमें किडनी और लिवर खाओ। कलेजी वलेजी मेरे को नहीं पता, कलेजी क्या होती है। हाँ, ऐसा कहते हैं कि भाई विटामिन B12 के फ्रूट वेजिटेबल में सोर्स नहीं होता, तो इस विटामिन B12 की कमी होती है तब तुम्हारे क्या पैर वैर दुखते हैं क्या खतरनाक? पता नहीं, उसमें उसमें कोई खास ऐसे, मैं तुमको और भी उपचार बताऊं। उसमें क्या, दिमाग को शांत रखो, कम बोलो, वो वैसे ठीक हो जाए। हाँ, कई बार हर चीज डॉक्टर की थोड़ी रिपोर्ट में आती है। मजाक कर रहा हूँ मैं, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। इसको हम कल ही शुरू कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये हमने ये चीजें कल, पहले तो क्वेश्चन पूछूंगा तुमको कल आते ही, पहले अब तक जो भी पढ़ा वो क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद संडे में जो अब तक पढ़ा है वो पूरा आएगा। लेकिन क्वेश्चन कम ही तो आ रहे तुम्हारे, 20 क्वेश्चन आएंगे। तो अब यार मैंने ये पढ़ा है कि भाई किडनी लिवर उसका सोर्स होता है, अच्छा सोर्स होता है। तो किडनी लिवर, अब तुम मांसाहारी तब तो खाओ, हमारे जैसे तो खा नहीं सकते, बकरे बकरे तुम तो खा लेते आराम से। पता नहीं, अब एक तो होती है देवीय प्रवृत्ति, एक होती है दानवीय प्रवृत्ति है। नहीं, मेरे को तो वो याद है, जैसे देवता जो थे वो तो दोनों हाथ से यूं खिला रहे थे, वो ऊपर फेंक फेंक के खा रहे थे लड्डू ऐसे। वो तो कोई नहीं, मांसाहारी तो वो तो पुराने टाइम से ही खाते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, तो सब खाते हैं। देखो ज्यादातर पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग मांसाहारी हैं, और मांसाहारी ये तो हमने हमारे धर्म के हिसाब से हम बचे हुए, फिर भी धर्म का नाम है, पंडित भी बचे हुए नहीं। हाँ, मैं तो जानता हूँ।